इस ऑनलाइन दार्शिका में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, सामान्य हिंदी पेपर 2 द्वितीय सत्र अर्थात सेकंड सेमिस्टर के अंतर्गत जो पाठ्यपुस्तक आपके लिए रखी गई है कथा संसार, जिसे हमने इसके पूर्व ही पाठ्यक्रम पर चर्चा की, समय बताया। तो इसके पूर्व हमने एक कहानी को देखा जिसका नाम घर की तलाश था। आज हम इस पाठ्यक्रम से दूसरी कहानी, जिसका शीर्षक है कस्बे का आदमी, और जिसको लिखा है अर्थात जिसके कहानीकार हैं श्री कमलेश्वर जी। यह आधुनिक हिंदी कहानीकारों में कमलेश्वर जी का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहाँ पर यह उत्तर प्रदेश से संबंधित होने के कारण वहाँ की परिस्थितियों का प्रभाव भी आपको उनकी कहानियों में दिखाई देगा। जिसे कहानी का शीर्षक ही है कस्बे का आदमी। कस्बे का आदमी मतलब किसको कहते हैं? एक शहर है, एक गांव है ना। शहर बहुत बड़ा होता है या नगर महानगर होते हैं, उसी तरह से शहर में एक छोटा सा इलाका जैसे होता है, उसको कस्बा कहा जाता है। सहसा ये ग्रामीण ग्रामीण के लिए भी या आंचलिक के लिए भी ये शब्द का प्रयोग होता है कस्बा। और उस तरह से कस्बे का आदमी हो सकता है, ये जैसे आपको समझने के लिए हम इसको देहात का व्यक्ति इस तरह से हम इसको बता सकते हैं या समझ सकते हैं। लेकिन शीर्षक है कस्बे का आदमी, जिसकी कहानीकार जो है कमलेश्वर जी है। प्रत्येक कहानी का जो आरंभ है हम उस कहानीकार के परिचय से करते हैं। तो हम जो है आपके सामने इनका परिचय प्रस्तुत करते हैं। कमलेश्वर जी का जन्म सन 1932 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुआ है। साहित्य, पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा फिल्म जगत में कमलेश्वर अपनी विशेष पहचान बनाने में सफल रहे हैं। मतलब ये महत्वपूर्ण जो है, वह विद्वान, ये कहानीकार भी है, साहित्यकार है, पत्रकार है, आकाशवाणी या दूरदर्शन आदि पर भी जो है इनके कई साहित्य प्रसारित किया गया है। सारिका जो पत्रिका निकलती है उसके संपादन के माध्यम से हिंदी ही नहीं बल्कि भारतीय कथा साहित्य में एक नया मोड़ देने का प्रयास कमलेश्वर जी ने किया है। 100 से अधिक फिल्मों में उन्होंने कथा, पटकथा तथा संवाद लेखन किया है। दूरदर्शन पर उनकी परिक्रमा छाई रही है। परिक्रमा नाम की उनकी धारावाहिक प्रसारित की गई है। साथ में साहित्य के क्षेत्र में वे कथाकार के रूप में विख्यात रहे हैं। लेकिन मूल रूप से ये कहानीकार है, कथाकार भी है। एक सड़क, 57 गलियां, डाक बंगला, तीसरा आदमी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, लौटे हुए मुसाफिर, काली आंधी, आगामी अतीत, सुबह दोपहर, एक और चंद्रकांता और कितने पाकिस्तान उनके चर्चित उपन्यास रहे हैं। इनमें से भी अगर महत्वपूर्ण आपको मैं बता दूं तो लौटे हुए मुसाफिर और कितने पाकिस्तान, इनके 2 उपन्यासों को अत्यधिक प्रसिद्धि मिली है। काफी सशक्त ये उपन्यास माने जाते हैं। वैसे सभी उपन्यास महत्वपूर्ण है, किंतु इन 2 उपन्यासों की हिंदी जगत में अत्यधिक चर्चा रही है। राजा निर्वासिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, खोई हुई दिशाएं, बयान, जाट पंचम की नाक, आजादी मुबारक, कोहरा, कितने अच्छे दिन, मेरी प्रिय कहानियां, मेरी प्रेम कहानियां आदि उनकी जो है कहानियां संकलन है, कहानियों का संकलन है। प्रस्तुत जो कहानी आपके लिए रखी गई है कस्बे का आदमी, ये कस्बे का आदमी नामक कहानी संकलन है। उसी के अंतर्गत यह कहानी इसे ली गई है, कस्बे का आदमी। कथा साहित्य के अतिरिक्त नाटक, यात्रा संस्मरण, आत्मकथ्य
आदि विधाओं में भी कमलेश्वर की प्रतिभा निखरती रही है, या आदि क्षेत्रों में भी आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। तो मतलब यह हुआ कि यह न केवल आधुनिक युग के कहानीकार है, बल्कि यह नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। इन्होंने यात्रा, संस्मरण, आत्मकथाएं, उपन्यास आदि सभी, या संपादक भी ये रहे हैं, पत्रकार रहे हैं। तो ये इस तरह के व्यक्ति को बहुमुखी मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। बहुमुखी प्रतिभा मान लिया, उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो योग्यता है वो बहुआयामी है, इसलिए बहुमुखी प्रतिभा संपन्न ये व्यक्ति रहे हैं कमलेश्वर जी। इनकी कहानी आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है, कस्बे का आदमी, जिसका आरंभ हम करने जा रहे हैं। देखिए, एक जो रेलवे है, इस रेलवे का एक छोटा सा डिब्बा, जाहिर बात है आधुनिक कहानीकार है। आप कहेंगे सर अंग्रेजी के शब्द इसमें कैसे आए हैं? ये आधुनिक युग में या आधुनिक उत्तर आधुनिक काल में जो कहानियां लिखी जा रही है, बड़े धड़ल्ले से मैं कहता हूँ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हो रहा है। और यह क्यों होता है, किस लिए हो रहा है, सही है या गलत है, ये इसमें मैं नहीं जाता हूं, लेकिन हमारे लिए सरलता की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से यह आवश्यक है। इसके कुछ एक शब्द आपको अंग्रेजी के इसमें आएंगे, जिसे मैं आपको रेलवे का एक डिब्बा जैसे कह रहा हूँ, अंग्रेजी में कंपार्टमेंट कहते हैं। तो कंपार्टमेंट शब्द आएगा आपको, आप समझ में इसको लीजिएगा। तो देखिए क्या है, सुबह 5 बजे की गाड़ी मिली। अब इसमें देखिए कथावाचक मैंने देखा, मैं वहां गया, फिर मैं आगे चलता गया, मैंने बस पकड़ी। अब ये मैं कौन है? जब कथा में ये मैं आएगा, कहानी में जब मैं आऊंगा या मैं इस तरह से शब्द का प्रयोग होगा, तो हम इसको कथावाचक कहते हैं। कहानीकार वहां गया, कहानीकार ने देखा, ये नहीं कहना है। तो ठीक है, पहले हम ऐसे ही कहते थे, हमको इसे पढ़ाया गया, लेकिन जहां जिस भी कहानी में मैं आऊंगा, मैं का उल्लेख आएगा, तो ये मैं कौन होता है? मैं का अर्थ होता है कथावाचक, कथा जो आपको कह रहा है। देखिए, सुबह 5 बजे की गाड़ी मिली, उसने एक कंपार्टमेंट में अपना बिस्तर लगा दिया। समय पर गाड़ी ने झांसी छोड़ा और 6 बजते बजते डिब्बे में सुबह की रोशनी और ठंडक भरने लगी। और उसने जो है, उसने कोई है जिसका नाम आगे आ जाएगा, जैसे मैंने कहा कंपार्टमेंट में बिस्तर वगैरह लगा दिया और समय पर गाड़ी चलने लगी। सुबह के 5 बजे थे और रेलवे स्टेशन से गाड़ी छूटी है सहसा झांसी। हमारे मार्ग पर जैसे कोई औरंगाबाद से दिल्ली जाता है, इसी लाइन पर एक जिला पड़ता है झांसी, जो उत्तर प्रदेश में एक जिला है। खैर, सुबह 6 बजे है, डिब्बे में हवा की ठंडक वगैरह दिखाई देने लगी, भरने लगी। हवा ने उसे गुदगुदाया। बाहर के दृश्य साफ हो रहे थे, जैसे कोई चरित्र कलाकृति पर धीरे धीरे ड्रेसिंग पेपर हटाता जा रहा है। उसे यह सब बहुत भला सा लगा। उसने अपनी चादर टांगों पर डाल ली, पैर सिकोड़ कर बैठ गया और इतने में जो है उसे आवाज सुनाई दी। मतलब वह यानी कथावाचक है, जो अपने डिब्बे में वह लेटा हुआ है, बिस्तर से अपने पाँव वगैरह चादर से बाहर निकाला है, और जैसे ही वो अगले क्षण देखता है, उसे वहां पर उसी डिब्बे में एक आवाज आती है, जोर से आवाज वो सुनता है। आवाज क्या है कि वहां पर कोई कह रहा है, क्या कहता है? पढ़े पट्टो सीताराम सीताराम। क्या कहता है? पढ़े पट्टो पट्टे सीताराम, मतलब किसी से कह रहा है, पढ़ने के लिए कह रहा है। क्या कहने के लिए? पढ़ने के लिए कह रहा है, सीताराम सीताराम, मतलब बोलो पढ़े पट्टो सीताराम, पढ़े पट्टो सीताराम। मतलब हम जिसे किसी तोते को या पंछी को सिखाते हैं, उस तरह से एक व्यक्ति है जो वहां पर वो आवाज उसको आती है। उसने मुड़कर देखा तो जो बोल रहा था उसकी उसको पीठ दिखाई दी। कोई खास जाला तो नहीं था, पर तोते के मालिक ने रुई का कोट
जिस पर बर्फी नुमा सिलाई पड़ी थी और एक पतली मोरी का पायजामा पहने नजर आए, सिर पर टोपी था और सीट के सहारे एक मोटा सा पेट लेकर एक व्यक्ति टिका हुआ था, पर न तो उनकी शक्ल उसे दिखाई दे रही थी और न तोता। फिर भी आवाज गूंज उठी, बड़े पट्टे सीताराम सीताराम। मतलब कोई एक व्यक्ति जो है इसी कंपार्टमेंट में था, पायजामा वगैरह पहना हुआ है, कोट वगैरह पहना हुआ है, बर्फी नुमा जो है उस पर नक्शी वगैरह है, टोपी वगैरह पहनी है, थोड़ा सा मोटा सा आदमी है, पीछे से उसको पीठ दिखाई दे रही है उस आदमी की। और सहसा सामने जो है वो तोते का पिंजरा है, मतलब जो पिंजरा है उसमें तोता है और वो तोते को सिखा रहा है। उसके हाथ में जो है लुई है, आटे की जो लुई होती है, उसको उसको खिला रहा है और उसको उसको ये सिखा रहा है तोते को। क्या है कि सीताराम बोलो, बड़े पट्टो सीताराम, बड़े पट्टे सीताराम, ये सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। एक रुई दे देता है, लालच देता है, जिसे तोते को सिखाया जाता है ना। उसके सामने बार बार जब कहता है, हम कुछ कहते हैं तो वो भी सीख जाता है। इस तरह से कोई व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति का चेहरा जो है उस कथावाचक को यहाँ पर दिखा नहीं है। सभी लोगों की आंखें उधर ताकने लगी। आखिर उससे न रह गया, वो उठकर उन्हें देखने के लिए खिड़की की ओर बढ़ गया। और कथावाचक को ये देखा नहीं गया कि कौन है क्या है ना, उसकी दिलचस्पी जाग गई और वो कथावाचक उसको देखने के लिए जैसे खिड़की की ओर आया, कौन है देखना चाहता है। वहां तोता भी था और उसका पिंजरा भी, और उनके हाथों में आटे की लोई थी जिससे वे फुर्ती से गोलियां बनाते जा रहा था और पक्षी को पुचार कर जो है खिला रहा था। पर तोता पूरा तोता चश्मी ही था। उनकी बार बार मिन्नत के बावजूद भी उसका कंठ नहीं फूटा ना। एक व्यक्ति उसको दिखाई दिया जो रुई की गोलियां वगैरह, आटे की गोलियां वगैरह बना रहा था और तोते को खिला रहा था, लाड़ प्यार कर रहा था, पुचकार रहा था ना, और ये सिखा रहा था कि सीताराम बोलो है ना। लेकिन तोता भी तोता जश्न ही था ना, मतलब वह भी तोता इतना आसान नहीं था। वो ये 10 बार उसको सिखाता है लेकिन एक बार भी तोता जो है सीताराम अपने मुंह से नहीं बोलता है, उसका कंठ जो है वो नहीं फूटा। गोलियां तो वो निकल जा रहा था पर ईश्वर का नाम उसकी जबान पर नहीं आ रहा था। और तोता जो है गोलियां तो खा रहा था, आटे की गोलियां है वो तो खा रहा था, लेकिन उसके मुंह से जो है वह सीताराम या ईश्वर का नाम बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। लौटते में एक नजर उसने ऊपर डाली तो लगा जैसे जाना पहचाना है, और फिर जैसे देखा कि तोता कुछ कह नहीं रहा है, फिर उसने उस व्यक्ति को देखा ऐसे, हाँ अरे ये चेहरा तो जाना पहचाना है, कहाँ देखा है इसको। अक्सर होता है चेहरा हमारा जाना पहचाना होता है लेकिन स्मृति में वो आता नहीं है, दिमाग में आता नहीं कि इसको कहाँ देखा है, और मन फिर परेशान हो उठता है कि इसको कहाँ देखा है, अरे पहचान का व्यक्ति। इस तरह से कथावाचक उसको देखता था यार, चेहरा तो जाना पहचाना दिखाई देता है। वो अपनी सीट पर आकर बैठ गया, दिमाग पर बहुत जोर डाला पर याद नहीं आया। फिर दिमाग पर जोर डाला यार आदमी को कहाँ देखा है ना, बहुत बार सोचा, बहुत जोर डाला अपने दिमाग पर, लेकिन लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने तोते की ओर से दृष्टि हटाकर शिवराज की ओर देखा। अंगूठा और तर्जनी निरंतर एक रफ्तार से अब भी गोलियों का शक्ति प्रदान कर रही थी। माथे पर लहरें डालते हुए, आंखों को खोलकर कुछ अजीब गिरी सा मुंह बनाकर वे शिवराज को संबोधित करते हुए बोले, शिब्बू शिवराज है ना तू। और उसने जैसे देखा ना, बोलिया महाराज से उसको देखा, गौर से रखा, शिवराज शिब्बू है ना तू, मतलब बहुत पहले तुमको मिले हैं शिवराज, जैसे हमारा जो अपभ्रंश होता है नाम का, अपभ्रंश जिसको कहते हैं, टूटा नाम को या शब्द को तोड़ना या तोड़ मरोड़ कर पेश करना, इसको हम अपभ्रंश कहते हैं। जैसे रामेश्वर को राम्या कहा जाता है, शिवराज को शिब्बू शिवे, इस तरह से बोला जाता है। तो शिवराज शिब्बू शिवराज है ना तू, है ना, और अपना नाम उनके मुंह से सुनते ही उसे सब याद आया, ये तो छोटे महाराज हैं। जैसे ही उस छोटे महाराज ने इसको पता शिवराज ने, हाँ, और जैसे इसने पहचान लिया कि वो समझ गया कि व्यक्ति जो तोता हुआ
तोते को जिसने संभाला है वो व्यक्ति कौन है? तुम महाराज हो ना, छोटे महाराज। तो पहले महाराज कहते हैं। ठीक है, अब ये महाराज शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये महाराज शब्द और शब्द के अर्थ ये बदलते रहते हैं। मैंने क्या कहा? शब्द के अर्थ बदलते हैं, परिवर्तित होते हैं। महाराज शब्द किसको कहा जाता था? जो राज घराने के या राजगद्दी पर असीन जो व्यक्ति है उनको महाराज कहा जाता था। इसके बाद जो ब्राह्मण समाज के व्यक्ति है उनको महाराज कहा जाने लगा, या कोई साधु संत है उनको महाराज कहा जाने लगा है। अर्थ गिर गया है, इसको अर्थापकर्ष कहा जाता है, अर्थ का गिरना। पहले राजा महाराजाओं के लिए महाराज कहा जाता था, उसके बाद जो ब्राह्मण भट्ट जो लोग होते हैं थे, या फिर महाराज जो साधु संत होते हैं उनको महाराज कहा जाता। अब भी कहते हैं। हद तो ये हो गई कि अब जो राजस्थानी या विशिष्ट जाति के लोग जो खाना बनाते हैं, जो भोजन बनाने का कार्य करते हैं, दूसरे शब्द में हम इसको मिस्त्री कहते हैं, लेकिन सबके समाज इसको महाराज कहते हैं कि महाराज कचौरी अच्छी निकालिए, महाराज ये साग अच्छा बनाइए, उसको महाराज कहने लगे। ये विडंबना, अर्थ का ये गिरना जिसको हम कहते हैं। तो जैसे देख लिया, पता, अरे तुम छोटे महाराज हो ना, मतलब कोई बड़ा महाराज भी होगा, उसका बेटा होगा, इसलिए छोटे। तो वे जाति के वैश्य थे। अब देखिए वो जो व्यक्ति था, कथा फ्लैशबैक में जाती है, पीछे चली जाती है, और कथावाचक जो है हमको उस महाराज का परिचय करवा रहे हैं। परिचय कैसे करवा रहे हैं? वे जाति के वैश्य थे, तो ब्राह्मण उच्च कुलीन के व्यक्ति थे, पर कर्म के कारण महाराज पुकारे जाने लगे। लेकिन कर्म ऐसा था कि महाराज पुकारे जाने लगे। महाराज जो बैठा है, जो बैठ हाथ में जो काम मिलता है आसानी से वही ये करते हैं, वरना तो ये बैठे रहते हैं, जनेऊ पहना हुआ है, ऊपर कपड़ा नहीं है, बस महाराज है, आराम से बैठा, कोट वगैरह बची है, पेट जिसको कहते हैं। तो इस तरह से कर्म के कारण महाराज पुकारे जाने लगे। म्युनिसिपैलिटी की दुकान के पास वाली इमली के नीचे बैठकर वे पानी पिलाया करते थे। महाराज का काम करते थे। तो म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम जिसको हम कहते हैं, नगर पालिका जिसको हमारे यहाँ पर कहा जाता है, उस नगर निगम के दुकान के पास वाली इमली का जो पेड़ है, इमली का पेड़, विशेष मैं जोर दे रहा हूं, हो सकता है कि प्रश्न पूछा जाए इमली का पेड़ का जो जिक्र है किस कहानी में आया है। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है, ऑब्जेक्टिव जिसको हम कहते हैं। तो ये इमली के नीचे बैठकर लोगों को पानी पिलाया करते थे, जैसे आज भी जिसको पान पोई कहा जाता है हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में। एक बच्चे, अब ये प्रथा थोड़ी सी कम हो गई है, वरना मेरे बचपन में हर चौक में इस प्रकार से बड़े बड़े जो माठ होते थे वो भरे होते थे, और एक लड़का या कोई बच्चा है वो बैठता था, आदमी बैठता था, वो पानी पिलाने का कार्य करता था। वैसे आपको कोई जबरदस्ती नहीं थी कि आपको पैसे देना है, जो भी आप देंगे तो खुशी से ले लेते थे, बस यही काम उनका हुआ करता था। इस तरह से महाराज भी क्या है कि इमली के पेड़ के नीचे पानी पिलाया करते थे। कस्बे की सबसे रौनकदार जगह थी, उस गांव की, उस कस्बे की, उस इलाके की सबसे रौनकदार जगह थी। होता है, हर गांव में होता है। एक जगह ऐसी थी कि हर व्यक्ति वहां पर आकर फिरता है, घूमता है, वहीं पर रहता है ना। इस तरह से रौनकदार जगह थी। वहीं कुएं पर छोटे अपनी टांगे जोड़े, जांग पर धोती सरकाए, जनेऊ डाले, चुटकी फहराए, नंगे बदन टीन की टूटी कुर्सी पर जमे रहते थे। और वहीं पर ये जो छोटे महाराज है वो जनेऊ वगैरह पहना, मैंने पहले कहा ना, और साथ में ही क्या है, धोती वगैरह पहनी है, जांग के ऊपर ही या घुटने के ऊपर ही जैसे धोती पहनी है, और पैरों को दोहरा करके वहां जो है टूटी हुई कुर्सी पर, टीन की कुर्सी पर बैठकर यही काम ये करते थे। गांव वाले पानी पीकर एक आधा पैसा उनके
हाँ, पैरों के बीच किसी कुर्सी पर रखकर चल देते थे। अकाउंट में कुछ लोग पैसे, एक आधा पैसा वहां पर रखते और चल देते। पैसा पाकर वो सामर्थ्य भर आशीर्वाद देते। और महाराज भी क्या है, पहले से ही जैसे इनको ट्रेनिंग मिली है, और महाराज भी सभी को जो है आशीर्वाद दे देते। जब कमर दर्द करने लगा तो उसको दूसरी तरफ जोर डालने के लिए थोड़ा सा कसमुसा दे, और इसमें अगर कहीं कुर्सी ने खाल दाब ली तो 3-4 मिनट तक लगातार कुर्सियों को गाली देते। हाँ, जैसे महाराज की आदत थी, जैसे बैठ जाते, थोड़ा सा अकड़ जाते तो फिर इधर हो जाते, फिर इधर हो जाते, है ना। अब जब वो थोड़े से मोटे थे, कुर्सी छोटी थी, टीन की थी, तो वो दुख दर्द देती थी, परेशान, तो जैसे इधर उधर करके कुर्सी को ही गाली देते। या कोई ननको हलवाई वहां पर था, उसको भी कोसते रहते, जिसने प्याऊ की है कुर्सी की है, जिसने कुर्सी की है उसको भी वो टोकते थे। तब छोटे महाराज की उम्र कोई खास नहीं थी, उस समय की बात है जब ये शिवराज जी इसको जानते थे। या कोई 35-36 करीब रही होगी। छोटे महाराज के बाप दादा सोने चांदी का काम करते थे। मैंने कहा कि कथा फ्लैशबैक में जाती है। उस समय ये जो महाराज अभी आप देख रहे हैं, उस समय वो छोटे महाराज कहलाते थे। वैसे आयु उनकी ज्यादा, मतलब ज्यादा तो है, लेकिन कहानीकार ये बताते हैं कि कथावाचक ये कहता है कि उनकी उम्र 35 से 36 के करीब रही होगी। छोटे महाराज के बाप दादा जो है वह सोने चांदी का काम करते थे। तो देखिए, जैसे हमने कहा कि एक समान समय या परिस्थिति नहीं रहती है। ये ईश्वर की कृपा यदि रही तो राई से पर्वत, या पर्वत को राई बना देते हैं। राजा को रंग और रंग को राजा बना देते हैं ईश्वर, है ना। रंग यानी गरीब, राजा राजा, राजा भी रंग हो सकता है, रंग भी राजा हो सकता है। कोई सामान्य व्यक्ति है वह भी ऊंचे पद पर जा सकता है। और कोई जो है बहुत पहले ऊंचा था, बाद में समाज भी हो सकता है। महाराज की कथा भी ऐसी ही है। इनके बाप दादा सोने चांदी में जो काम करते थे। काफी पुराना घर था, दुकान थी, पर जब बाप मरे तो छोटी की उम्र बहुत कम थी। माँ पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। इनकी इनकी जो कथा है, इनका जो जीवन है, काफी परेशानी का रहा है। माँ का पहले ही स्वर्गवास हुआ, पिताजी की भी मुक्ति हो गई। एक घर था, एक दुकान थी। बाप के मरने के बाद दूर के रिश्ते की एक चाची आकर सब देखभाल करने लगी। और ये छोटे महाराज उम्र कम थी। अब घर पर किसी का सहारा नहीं है, माँ बाप दोनों परलोक सिधार चुके हैं, सहसा उनका निधन हो गया है। अब इनका लालन पोषण कौन करेगा? तो दूर के रिश्ते की चाची तो यहाँ आकर रहने लगी थी। फिर बहुत बड़ी सी चोरी हुई और छोटे का घर तबाह हो गया। इतने में क्या हो गया, बहुत बड़ा डाका दे दिया, चोरी हो गई और छोटे महाराज का घर जो है वो तबाह हो गया। चाची को तीरथ की सूझी तो छोटे के साथ लेकर चली गई। खर्चे की जरूरत पड़ने पर एक मुख्तार से जब तक रुपए मंगवाती रही। छोटे साथ थे, सो रसीद भेजते रहे। आखिर जब तीरथ से वापस आए तब 5-6 बरस उसी मकान में और रहना हुआ। फिर मुख्तार ने मूल और ब्याज के बदले एक दिन मकान कुर्क कर लिया। अब चाची को क्या सुधरा ये पता नहीं है, क्या सूझी को पता नहीं। वो तीर्थ यात्रा पे चली गई छोटे को लेकर। अब पैसे नहीं थे, इसलिए किसी साहूकार के पास जाकर, मुख्तार मुख्तार कहते हैं उत्तर प्रदेश में, हमारे यहाँ पर जिसको साहूकार कहा जाता है, बनिया जिसको हम कहते हैं, उससे कुछ पैसे ब्याज के रूप में उठाए, कर्जा ले लिया ना। और फिर क्या है कि कर्जा इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, उसका ब्याज भी बढ़ गया, कर्जा भी बढ़ गया कि उस मुख्तार ने, उस जो साहूकार ने उसका घर भी जो है अपने नाम पर कर लिया। गवाही के छोटे से हाथ की रसीदें पेश कर दी और औने कोने में मकान ढाल दिया, है ना। जब जैसे कर्ज देते हैं सब कुछ लिखा पढ़ी कर भी लेते हैं, कोर्ट में उसने वो बता दिए और अपने नाम पे वो घर कर लिया। तब से उनकी चाची ने जनानी अस्पताल में नौकरी कर ली और छोटे बिस्कुट का ठेला लगाने लगे। और तभी से क्या, घर भी नहीं रहा तो उसकी चाची बेचारी एक अस्पताल में काम करने लगी, जनाना अस्पताल में, जो महिलाओं के लिए होता है। और उसी समय छोटे ने भी अब कुछ ना कुछ करना चाहिए, घर चलाना चाहिए, चलना चाहिए
आर्थिक विपन्नता के कारण छोटे महाराज जो है वो बिस्किट बेचने का धंधा करते हैं। याद में रखिएगा, इस छोटे महाराज जो है उनके कई उन्होंने धंधे किए हैं, व्यवसाय किया है, उसको आपको याद में रखना है। तो सबसे पहले पहल छोटे महाराज ने क्या किया है, बिस्कुटों का ठेला लगाने लगे और फिर घूम घूम कर बाजार के सड़कों पर चीखने लगे, 1 पैसे में दो, 50-50 बिस्किट इनाम, जितना लगाओ उतना पाओगे। बिस्किट बेच रहे हैं और क्या है, साथ में जुआ भी है। जैसे चक्री होती है, चक्री को गिराना है, लगा लो, 1 पैसा लगा लो, उसमें 50 बिस्किट मिलेंगे। इस प्रकार से गली गली जो है वह घूमने लगे और घूमकर जो है वह सड़कों पर चीखने लगे या चीख कर जो है अपना व्यवसाय यहाँ पर करने लगते हैं। मतलब यहाँ पर छोटे महाराज की इस प्रकार से यहाँ पर परिचय कथावाचक हमको देते हैं कि पहले पहल जो है छोटे महाराज बिस्किट वगैरह यहाँ पर बेच रहे हैं। यहाँ पर शायद कहानी एक पीरियड में होना मुश्किल है, खैर हमारे लिए समय अभी है, एक पैराग्राफ और हम लेते हैं। तो ठेले में मैदा के छोटे छोटे बिस्कुटों का ढेर लगा रहता, एक कोने पर एक बड़ी सी फिरकनी रखी होती है, मैंने कहा चक्र वगैरह, जिस पर नंबर के खाने बने रहते और उस पर एक सुई नाचती रहती। जब कोई पैसा लगाकर घुमाने वाला न मिलता तो खड़े खड़े स्वयं ही घुमाते रहते, जितना नंबर आता उतने बिस्किट गिनते और फिर ढेर में डालकर अनाज की तरह रोड़ते रहते। और ये जो छोटे महाराज है, जिसमें कहा चक्री होती है, एक चार्ट होता है, उस पर 1 2 3 4 ऐसे आंकड़े होते हैं, 20 तक मानो या 25 तक, और उतने खाने किए होते हैं, पैसे लगाना है, मान लो 1 पर या 10 पर पैसे लगाए, उस चक्री को घुमाया जाता है, एक सुई होती है, जहाँ पर चक्री रुक जाती है वो आंकड़ा जो भी है ये आ जाता है। ये खेल है जुआ जिसको हम कहते हैं, उसी प्रकार में आता है। तो महाराज यही काम करने लगे। अब ग्राहक कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, तो खुद ही जैसे क्या करना क्या है, समय बिताने के लिए खुद ही लगाते हैं, खुद ही बेचते है ना, वो बिस्किट लेते फिर अपने ढेर पर लगाते, कभी करारे करारे 20 छांट लेते, सुई घुमाते, हाँ अंटी से 1 पैसा निकालकर पैसा रखने वाले फूल के कटोरे में छंद से मारते और जितना नंबर आता उससे गिनकर बाकी ढेर के सुपुर्द कर जलपान करते। मतलब ये जो है कभी कभार वो स्वयं ही खेलते रहते हैं। हालांकि जैसे इसने बिस्किट का छोटे महाराज ने ये व्यापार किया है, लेकिन ग्राहक उस छोटे से कस्बे में इतने नहीं है, इतनी आमदनी उनकी होती नहीं है कि कुछ पैसे आ जाए और जिससे उनका जीवन जो है वह सुखी रहे, या कि जीवन जिए। इस प्रकार से छोटे महाराज है, यदि छोटे से कहानी फ्लैशबैक में चल रही है, इस तरह से पहले व्यापार में भी जिससे फेल हो गया है, बिस्कुट का उन्होंने व्यापार किया लेकिन इसमें कोई आमदनी अधिक नहीं हुई है। यहाँ पर आकर हम रुक जाते हैं। कहानी का जो शेष भाग है वो अगले पीरियड में हम देखेंगे। आपके लिए फिर से एक बार मैं कहता हूँ कि आपको ये जितने भी ये लेक्चर हैं ये ऑनलाइन माध्यम के साथ तो आपसे हम जुड़ ही रहे हैं। इसको जो है हम YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं और उसका जो लिंक होता है हम आपके WhatsApp ग्रुप पर इसको डालेंगे। आपको 1 बार 2 बार उस वीडियो को देखना है ताकि आपके जहन में या आपको जो है कहानी आसानी से समझ में आ सके कि कहानी का मूल संवेदना क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, किस समस्या को लेकर कहानी लिखी है। तो खैर छोटे महाराज यहाँ तक हम आए हैं, वो बिस्किट का धंधा करने लगे हैं। क्या महाराज आगे की उन्नति महाराज की क्या होगी या कैसे उनको ये तोता ट्रेन में वो मिले हैं, तो इस बीच महाराज ने कौन कौन सा व्यवसाय किया है या महाराज का आगे क्या होगा, क्योंकि घर वगैरह तो महाराज को कुछ नहीं है, माँ बाप और लोग सिधार गए हैं, दूर की चाची भी इनको संभाल रही है, तो आगे का उनका जीवन कैसे होगा यह जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिर मिलेंगे अगले पीरियड में इस कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक
मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।